शुरुआत इससे करते हैं कि जिस संस्कृति से हम लोग आते हैं, हरियाणा से हम लोग आते हैं। हरियाणा में पशुधन इसे कहा जाता है। मंत्रालयों के नाम हो, गौ सेवा आयोग हो, तमाम ऐसे प्रयास किए जाते रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप तमाम जो दर्शक हरियाणा के आपको देख रहे होंगे, हमारे इस राजनीति से इतर कार्यक्रम के बारे में आप कुछ कहें। सबसे पहले मैं जी मीडिया का सारे जो आयोजक हैं इसके मैं उनका धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं कि राजनीति पे चर्चा तो हर चैनल करता रहता है, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जो सामाजिक भी है, धार्मिक भी है और हमारी पुरानी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, उस पर आज आप लोगों ने चर्चा करवा के सराहनीय कदम उठाया है। आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मंत्री जी, पहला सवाल यही कि अब तक हरियाणा सरकार ने, आपका मंत्रालय है, क्या कुछ एफर्ट्स किए हैं गौ सेवा करने के लिए, गोवंश को बचाए रखने के लिए? क्योंकि अगर आपकी जो सरकार है, भाजपा की सरकार है, चाहे हरियाणा में हो, उत्तर प्रदेश में हो या केंद्र में, आपके पॉलिटिकल एजेंडेज में भी कहीं ना कहीं गौ माता का जिक्र हमेशा होता है। गोवंश की जो हत्या होती थी या फिर उसकी जो एक जो मीट के तौर पर सप्लाई होता था, उसमें निश्चित तौर पर कमी आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एफर्ट्स हरियाणा की तरफ से क्या कुछ किए गए हैं? और खास तौर से मेवात एरिया की तरफ भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। आए दिनों कहीं ना कहीं वहां से अब भी ऐसी खबरें आती हैं कि गोकशी हो जाती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये गौ संरक्षण, गौ संवर्धन, गौ माता की सेवा करना हमारी पुरातत्व सभ्यता, हमारे धर्म, हमारी जितनी भी बुजुर्ग हैं उनसे हमने सीखा है। और सरकार का ही केवल ये दायित्व नहीं है, पूरे समाज का दायित्व है कि जिस गौ माता ने हमें जीवन दिया और जिसने हमें पुराने वक़्त में हमारे यहाँ, चाहे वो दूध का मामला हो या अनाज उत्पादन करने का मामला हो, मशीनें नहीं होती थी, बैल से ही खेती होती थी, और सारी जो मानवता है उसका जीवन मैं समझता हूँ कि गौ माता के ऊपर उसकी जो मानवता को जो उसने दिया है उस पर टिका हुआ था। और हमारे यहाँ तो यही कहावत है, गौ माता करती सदा भव सागर से पार, इनकी तुम सेवा करो जीवन देगी पार। बचपन से मैं गांव में देखता रहा, मेरे परिवार के अंदर भी और पशु होंगे लेकिन गौ माता को जरूर रखा जाता था। घर में चूल्हा चलता था तो पहली रोटी जो है गाय के लिए रखी जाती थी। और हमें तो ये सिखाया गया था कि गाय को देवी गाय बोलते थे, और हम खुद भी देखते रहे गाय की। हमारे यहाँ तो एक दिमाग में ये बताया गया हमारे बुजुर्गों ने, दादी दादा ने, कि घर के अंदर किसी भी तरह का कोई भी विपत्ति आए, कोई कष्ट आए, गाय माता अपने ऊपर ले लेती है। और ये घर के प्राणी के रूप में, घर के मेंबर के रूप में रहती है, और उसके जो साथ जितनी भी सेवा करता है वो उसकी नैया पार हो जाती है। और मैं तो एक चीज़ कहता हूँ, गौ माता के दूध का सेवन करने का सही हकदार वो है जो गौ की सेवा करता है। आप आज जो है हमारी सरकार आने के बाद में हमने तरह तरह की, सबसे पहले तो सख्त कानून लेके आए कि गोकशी रोकने के लिए 10 साल की सज़ा हो जाएगी। गौ संवर्धन, गौ संरक्षण कानून हम लेके आए। गौ सेवा आयोग हमने बनाया, बजट से हमने पैसा देना शुरू किया। हालांकि ये काम समाज का है, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, बहुत दानी वीर हैं, और तरह तरह की हमारे यहाँ दुनिया भर की गौशालाएं 500 से ज़्यादा बनी हुई हैं, पंजीकृत गौशालाएं हैं। उसमें गौ सेवा के माध्यम से हम उनको सहायता थोड़ी बहुत जो हमारे बजट से हो सकती है वो देते हैं। लेकिन असली काम जो समाज का जब होगा कि गौ माता को किसी भी तरह से, एक तो पशु ना समझा जाए, इसको बोझ ना समझा जाए,
इसको मानव सभ्यता, मानव संस्कृति का एक सहायक के रूप में देखा जाए, और इसका जो गोबर है, गौमूत्र है, या इसके जो जो दूध है, इससे जो प्रोडक्ट बनते हैं, इसके ज़्यादा से ज़्यादा समाज में उपयोग करें और एक ऐसी व्यवस्था खड़ी कर दें जिससे कि चाहे गोवंश का मेल हो, उसके भी गौमूत्र से और उसके गोबर से ही इतनी उससे आमदनी हो जाए। मंत्री जी, इसी पे मैं आ रहा था आपसे। एक दिन मेरी चर्चा हो रही थी, हम लोग बैठे थे, आपने भी मुझे बताया था कि विनोद, ये अगर इसको एक इकोनॉमी मॉडल से, एक उपयोग से, क्योंकि धर्मों में धार्मिक जो भी हमारी मान्यताएं रही हैं उसकी महत्वता है, इसको लेकर कितना कुछ किए जाने की जरूरत है। ज्योति, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरह से उपयोग में हो। दूध आज डेयरी पर भी मिलता है और तमाम तरह से भी मिलता है, लेकिन इकोनॉमी मॉडल में जब तक नहीं आएगा, कुछ चीजें के लेवल पर हुई हैं कि जो उपले बनते हैं उनको इस्तेमाल किया जाए। रोहतक से एक जानकारी आई थी कि वहां कुछ उपयोग किया गया। ये महत्वपूर्ण, आज के समय में इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि गाय तो देती है दूध, उसके अलावा जो उसके बाय प्रोडक्ट्स हैं उनको भी हम जिंदगी की, रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। लांबा जी, हम तो जो आप बता रहे हैं, हमारा विभाग, मेरे पास कृषि विभाग भी है, उससे आगे की सोच करके इसको गौ माता के गोवंश को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे हरियाणा के अंदर पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र का उपयोग से हमारी धरा खराब हो गई है, हमारी कार्बन वैल्यू नीचे आ गई है, और पद्मश्री पालेकर जी ने बताया है कि हमारी जो देसी गाय है उसके 1 ग्राम के अंदर 3 करोड़ जीवाणु होते हैं, और वो जीवाणु एक जो उसके अंदर उससे बना के, गोबर से और गौमूत्र से बना करके हम जो जीवामृत बना करके और फसलों को देंगे, धरती को देंगे, तो चमत्कारिक रिजल्ट आए हैं जो कृषि वैज्ञानिक ये मानते नहीं थे कि धरती की कार्बन वैल्यू नीचे हो जाए, उसको सालों साल ठीक करने में लग जाते हैं। और हमारे जो आचार्य देवव्रत जी हैं, जो गुजरात के गवर्नर हैं, उन्होंने 2 बार हमारी मीटिंग की है और साइंटिस्ट को बुलाया है, और ये साबित किया है कि जो धरा खराब हो गई है, जिसकी कार्बन वैल्यू कम हो गई है, देसी गाय के गोबर से उसको हम सही कर सकते हैं। और जो आजकल पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, इनका अत्यधिक जो हम प्रयोग करते हैं, इससे मानव की कैंसर की बीमारी, तरह तरह के रोग, तरह तरह की हमारी सेहत खराब करने की समस्याएं आई हैं, उसको भी गौमाता के सहयोग से हम ठीक करेंगे। और आने वाले वक्त में किसानों के लिए हम ऐसी योजना लेके आएंगे कि हर किसान अपने खेत के अंदर, अपने घर के अंदर एक गाय रखे, उसके प्रोडक्ट्स बनाए, उससे जो धरती की उपजाऊ शक्ति है उसको बढ़ाए। बिल्कुल जेपी दलाल जी, क्योंकि आपने अभी किसानों का भी जिक्र किया, भारत एक कृषि प्रधान देश है, हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है, और जब बात किसानों की होती है तो किसानों के लिए सबसे बड़ी की खेती होती है, सबसे ज़्यादा अहमियत उनकी खेती होती है। उनकी खेती की हिफाजत किसान करता है, लेकिन किसानों के हितों की हिफाजत कौन करती है? वो है हरियाणा सरकार, प्रदेश सरकार किसी भी राज्य की, और साथ ही वहाँ का कृषि मंत्रालय। अगर बात जेपी दलाल जी हरियाणा की करें तो बहुत सी ऐसी योजनाएं जो धरातल पर काम कर रही हैं किसानों के लिए, किसानों के हितों की रक्षा भी हो रही है, बहुत सारी ऐसी योजनाओं पर। लेकिन पशुपालन का जब जिक्र होता है, आज के समय में बहुत से किसान या फिर बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि पशुपालन की तरफ रुख नहीं करना चाहते हैं। पशु के लिए, पशुपालन के लिए सरकार तो बहुत कुछ कर रही है, लेकिन लोग भी इस तरफ रुझान नहीं दिखाते। ऐसे में कैसे उनका इंटरेस्ट बढ़ाया जाए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आने वाले समय में, क्योंकि लोग अब पशुओं को पालना ही नहीं चाहते, लोगों के पास इतना वक्त भी नहीं है। तो क्या हरियाणा सरकार का इसे लेकर योगदान रहेगा? पशुपालन के लिए, गौ सेवा के लिए क्या हरियाणा सरकार करेगी? देखिए मैडम, मेरा ये मानना है, मोदी जी ने जो लक्ष्य दिया है हरियाणा के, देश के किसान की आमदनी को दुगना करने का, उसमें पशुपालन सबसे ज़्यादा उपयोगी हो सकता है। और वो पशुपालन में या गौ, हमारी देसी गाय करके जो आज दूध की उपलब्धता है प्रति पशु, हालांकि हमारा प्रदेश जो है 1100 ग्राम प्रति व्यक्ति के से ज़्यादा 1142 के आसपास उत्पादन करता है, इसको हम बढ़ा करके टेक्नोलॉजी के माध्यम से, एआई के द्वारा जो अच्छी नस्ल की गाय हैं, हमारी गाय यहाँ से चल के ब्राज़ील में चलेगी, हमारे से 3 गुना ज़्यादा दूध देती हैं,
उन इसी तरह इस विधि से जो गाय, एक गाय है आज 7 लीटर 8 लीटर दूध देती है, उसको हम धीरे धीरे करके अगले आने वाले 4-5 साल में AI के द्वारा, एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर उसका दूध का उत्पादन कर दें, दुगना कर दें, तो उसका खर्चा उतना ही रहेगा, उसको जगह उतनी ही चाहिए, खाएगी भी उतना ही। तो किसान की आमदनी को दुगना करने के लिए मैं मानता हूँ गौ माता के पालन से बढ़ के कोई काम हो नहीं सकता। और जो मोदी जी ने जो लक्ष्य दिया है कि किसान की आमदनी को बढ़ाना है, हम खेतों के अंदर फसल का उत्पादन ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, वो पूरी पीक पे है इस वक्त, लिमिट है उसकी। धरती को हम ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, लेकिन हम गौओं की संख्या बढ़ा सकते हैं, उनकी क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, उनकी सेवा करके दूध का उत्पादन बढ़ा सकते हैं और हमारे समाज को बीमारियों से मुक्ति भी दिला सकते हैं। आज जो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र के उपयोग से सारा समाज बीमारों के हॉस्पिटल भरे रहते हैं और हम सब जो है मार में लगे रहते हैं, तो गौपालन के माध्यम से हम एक शांतिप्रिय जीवन और उपयोगी जीवन व्यतीत कर सकते हैं और सारी हमारे किसान की आमदनी बढ़ा सकते हैं। यह सही है कि गौपालन में शहरों में लोग जो है पीछे हट रहे हैं, लेकिन हरियाणा का किसान, गांव में रहने वाला व्यक्ति और जो जमीन भी नहीं है वो आदमी भी गौपालन कर सकता है। और उसके लिए हमने स्कीम लेकर आई है, हमने पशुधन क्रेडिट कार्ड चालू किया है कि जिसके पास कोई ज़मीन नहीं है उसको भी 1,60,000 रुपये तक का कर्जा बैंक के माध्यम से PKCC बनवाएं और उसको 4% ब्याज पे उसको लोन मिलेगा पशुधन लेने के लिए, लोन मिलेगा हरियाणा पहला प्रदेश होगा जिसमें 1 लाख से ज़्यादा हमने PKCC बनवाए हैं। 60,000 आदमियों को हमने 700 करोड़ रुपये बंटवा भी दिया है। जिन आदमियों के पास पूंजी नहीं है वो भी अपने गाय को खरीद के अपना जीवन यापन कर सकते हैं। हरियाणा की जो धरती है गीता के ज्ञान के लिए जानी जाती है, जन्माष्टमी हम मना रहे हैं, गाय की जो सेवा है उसकी हम बात कर रहे हैं। जो थी एक सवाल और मंत्री जी से लेते हैं, सवाल 2 है बेसिकली। आपने जो फसलों का बीमा शुरू किया, ऐसे पशुधन का भी बीमा शुरू हुआ और हरियाणा सरकार में आपके इस कार्यालय में और जो कार्यक्रम बनाए गए, जो योजनाएं बनाई गई, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल ये है कि क्या हरियाणा में गो हत्या पूरी तरह से रुक गई? देखिए, कानून तो हमने बना दिया है, गो हत्या पूरी तरह रोकने के लिए हमें अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा। आज भी समाज में कुछ लोग हैं जो धन के लालच में और हमारी जो विरासत है, हमारी संस्कृति है जिसको हम माता कहते हैं, उसके दूसरे उपयोग के लिए, मांस के लिए या और किसी के लिए स्मगलिंग करते हैं। लेकिन हमने बहुत सारी टास्क फोर्स बनाई है, गौ सेवा आयोग बनाया है, जिला स्तर पर हमने कमेटियां बनाई हैं। गौ सेवा आयोग तो आपने बना दिया, लेकिन गौ सेवा आयोग के चेयरमैन भी हैं, उनका भी अभी सेशन होगा, उनसे भी बात करेंगे। इतना सक्षम नहीं किया उसको और कहीं ना कहीं पशुपालन जो विभाग है उस पर डिपेंडेंसी है, एक स्वतंत्र सी बॉडी नहीं बन पाई जिससे पूरी तरह से फंक्शन कर पाए। लांबा जी, मैंने पहले ही कहा कि गौपालन का काम सरकार के कंधों पर नहीं होना चाहिए। समाज सेवी संस्थाएं, दानी लोग, जब समाज जुड़ेगा तभी ये होगा। प्रत्येक जन जन के अंदर ये भावना आनी चाहिए कि गौपालन हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है। गौ माता हमारी माता है, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत के साथ जुड़ी हुई है, हमारे धर्म के साथ जुड़ी हुई है और सरकार तो इसमें अपना थोड़ा बहुत जो योगदान दे सकती है वो दे ही रही है। बजट की कमी है। देखिए, बजट भी दानी लोगों की कोई कमी नहीं है, बहुत सरकार के पास हरियाणा के अंदर भरपूर मात्रा में जो गौशालाएं चल रही हैं। और मैं एक चीज कहता हूं कि आने वाले वक्त में हमारी गौशालाएं इतनी आत्मनिर्भर हों, उस दिशा में हम काम करना चाहते हैं कि किसी गौशाला को किसी दान की जरूरत ही ना पड़े, वो आत्मनिर्भर हो जाए। गर्ग साहब, ज्यादा उम्मीद ना रखिएगा, आपको खुद अपना आयोग चलाना पड़ेगा। ये सवाल मैंने खास तौर से आपके लिए पूछा था। जी बिल्कुल JP दलाल जी, क्योंकि बात पशुपालन की हो रही है, हम किसी तरीके से युवाओं को भी मोटिवेट कर पाए इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए, पशुपालन के लिए। लेकिन उसके साथ साथ जब पशु दुधारू नहीं रहता तब उनका यूज नहीं जब होता, तब लोग जो है वो उस तरफ रुख नहीं करते। कैसे उसको प्रिजर्व करें, कैसे बिल्कुल करें। बिल्कुल गौशालाएं जो है वहां पर अगर दुधारू पशु नहीं है, उनकी भी उतनी देखरेख नहीं हो पाती, इतनी देखभाल नहीं हो पाती। हो जाता है कि प्रदेश के कई ऐसे शहर हैं जहां पर ऐसे ही आवारा पशु घूमते रहते हैं। पहले आपके सामने एक विषय उठाया था जी, पद्मश्री पालेकर जी की जो विधि है, जो हमें आचार्य देवव्रत जी ने हमारे सामने रखी है कि एक
गाय के गोबर और गौमूत्र से 25-30 एकड़ की खेती बगैर खाद के की जा सकती है, बगैर जो केमिकल या फर्टिलाइज़र के की जा सकती है। अगर ऐसा हो जाए तो मुद्दा दूध का नहीं रहेगा जी, मुद्दा ये रहेगा कि घर में गौ माता हो और गोवंश हो, और उससे जो हमारा गोबर से और उससे जो धरा की उपजाऊ उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, जो ताकत बढ़ेगी, तो उस वक्त ये आने वाले वक्त में धीरे धीरे करके लोग जागरूक हो जाएंगे और गौ माता का महत्व समझेंगे, गोवंश का महत्व समझेंगे। और ये चीज़ हम बहुत तेज़ी से हमारी सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की अध्यक्षता में हम ये करने जा रहे हैं। और हम अगले साल में आप देखेंगे कि ऐसी नीति बनाएंगे कि प्रत्येक किसान के खेत के अंदर, घर के अंदर एक गोवंश जरूर हो। दूध ना हो तो उसका कैसे उपयोग हो सके, मंत्री जी बता रहे हैं। एक सवाल और बताइए, आपने कहा कि इसमें समाज की भी जिम्मेदारी होती है, समाज भी समझे, अपनी प्रथाओं को समझे, अपने रीति रिवाजों को समझे और जो गोवंश है उसकी महत्वता को समझे। लेकिन मंत्री जी, आपका मैं ध्यान इस ओर भी खींचना चाहूंगा, जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, फरीदाबाद पलवल बेल्ट की बात कर लीजिए या यमुना का जो पूरा इलाका आता है, वहां एक चीज देखने को मिलती है कि ग्वाले तो अब रहे नहीं, अब तो डेयरी वाले हैं, और जो डेयरी वाले हैं शाम को दूध तो निकाल लेते हैं और उन गाय को चरने के लिए छोड़ देते हैं। अब गांव में म्युनिसिपल नगर निगम के जो तमाम सफाई की व्यवस्था है उसका अंदाजा आपको मुझसे बेहतर है। दिन में पॉलिथीन खा रही हैं गाय, तमाम तरह की समस्याएं होती हैं, सोशल मीडिया पे वीडियो आती हैं, 20 किलो किसी के पॉलिथीन निकला, किसी गाय का ऑपरेशन हुआ। ये एक बड़ी समस्या है कि उनका दोहन तो कर रहे हैं, उनका दूध तो निकाल रहे हैं, लेकिन दिन में उन्हें खाली छोड़ दे रहे हैं। ये सही है कि हमारे शहरी इलाके के अंदर इस तरह की समस्याएं मेरे देखने में भी आई हैं। कुछ लोग जो है रात को गाय अपने घर में रखते हैं, सुबह शाम उसका दूध अपने उपयोग में ले लेते हैं और पूरा दिन उसको खुला छोड़ देते हैं। और गाय इतनी समझदार हो जाती है कि शाम को कहीं छोड़ दे घर में वापस आ जाती है। और कोई भी आदमी, मुझे नहीं लगता, गाय को पशु बोलते हैं वो गलती है। गाय से दिमाग लगाए, उसका समझदारी देखो कि पूरा दिन छोड़ देंगे फिर भी शाम को अपने घर आ जाएगी। तो इस तरह की जो लोग करते हैं, मेरी उनसे प्रार्थना है कि ऐसा ना करें। ऐसा करने से हमारे जो गोवंश का जो गलत चलत चीज़ खा के, पॉलीथीन खा के जो उसकी स्वास्थ्य खराब होता है, और समाज में जो हमारी एक आने वाली युवा पीढ़ी में एक भावना है थी कि हमारे समाज को गोवंश ने इतने हजारों लाखों सालों से जीवन दिया है। मंत्री जी, इसमें प्रार्थना से काम तो ठीक है, आपने प्रार्थना कर दी है, मंच है जी मीडिया का, आप अपनी तमाम बात पूरे प्रदेश तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये नहीं लगता कि इसका कुछ इलाज सरकार के लेवल पर इस तरह किया जाए कि इस तरह से आवारा अगर जो गोधन को छोड़ देता है उनको गौशाला में ले जाया जाए, फिर उनको अंदाजा होगा कि किसने महत्वपूर्ण एक विषय को, धार्मिक विषय को, और उसको गाय को छोड़ना कितना नुकसानदायक है। देखिए, मैं तो जब से बच्चा था तब से देखता आया कि कोई अपने गोवंश हो या कोई पशु हो छोड़ता था, दूसरे गांव में आ जाता था तो फाटक होती थी, उसको पकड़ ले लेते थे, सामाजिक पंचायत उसको जुर्माना लगाती थी। आजकल हमारी जो शहरी की सभ्यता में वो आपस में इतना नहीं रहा सिस्टम, लेकिन फिर भी हम अपने जो उनको आदेश है, हमारी जो म्यूनिसिपल कमेटी चुने हुए जो हैं, कि उनको अधिकार भी है कि इस तरह की अगर वो छोड़ेगा तो उसको वो अपने उसमें रख सकते हैं, अपने कहीं एक जगह एकत्रित करके, और उसको जुर्माना भी लगा सकते हैं। जुर्माने के बाद ही उनको वापस दिया। बिल्कुल जी पीतेलाल जी, क्योंकि एक समस्या तो ये है कि पशु आवारा घूम रहे हैं, जब दुधारू नहीं रहते तो आवारा घूम रहे हैं, प्लास्टिक खा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, बिल्कुल बेसहारा घूम रहे हैं। लेकिन वही बेसहारा पशु, वही आवारा पशु बाद में सड़कों पर घूमकर दुर्घटनाओं का शिकार भी हो रहे हैं, और साथ ही इसकी वजह से हादसे भी बढ़ते हैं सड़कों पर भी। आम लोगों के लिए भी बहुत बड़ी परेशानी ये बन जाती है कई बार। ये समस्या देखने में आई है कि पिछले कई सालों में जो हम दूसरी नस्ल की गाय लेके आए, पहली बात तो हम मैकेनाइजेशन हो गया कृषि का, आजकल बैलों से खेती नहीं होती, और जो दूसरी जो जर्सी नस्ल की गाय लेके आए हम, उनके बछड़े उपयोग में नहीं आते थे, लोग उनको सड़कों पे छोड़ देते थे। और अब हमने बहुत सारी सरकारी तौर पे एक तो काम किया है कि सेक्स सीमन लेके आए हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आए हैं कि वो जो बछड़ियाँ ही 80-90% पैदा हों, तो लोगों के अंदर उसका ज़्यादा से ज़्यादा हम उपयोग कर रहे हैं, हम करवा रहे हैं। और दूसरा ये है, हरियाणा मेरे ख्याल में देश में पहला प्रदेश होगा जिसमें हमने सिंगल वैक्सीन बनाई है गलघोटू और मुंह खुर की बीमारी की,
एकदम से किसान को गौपालक को दिक्कत हो जाती थी। तो पिछले 2 साल से 3 साल से हरियाणा इस बीमारी से मुक्त हो गया है और धीरे धीरे करके जो गौवंश सड़कों पे दिखाई देता है, हमने योजना बनाई है कि गौशालाएं ऐसी बनाई जाएं और उनको ज़्यादा जाए, खासकर हमारे गौ सेवा आयोग को, कि जो इस तरह के जो गौवंश घूम रहा है उसको रखेगा तो उसको सरकारी सहायता ज़्यादा देगी। बिल्कुल, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी जेपी दयाल जी, क्योंकि आप जानते हैं कि किसान आंदोलन चल रहा है, बहुत बड़ी रेवोल्यूशन है ये, कह सकते हैं कि बीजेपी के खिलाफ या फिर प्रदेश सरकार के खिलाफ। आपने भी देखा होगा कि बहुत बार ऐसा देखा गया जब और बीजेपी नेताओं का विरोध जो है वो किसान संगठनों की ओर से किया जाता है। ऐसे में जब बात पशुपालन की करते हैं या फिर विभिन्न योजनाओं की करते हैं, उस पर भरोसा करने के लिए जो किसान है वो कैसे करेंगे? सुनेंगे कहाँ आपकी? अगर उन तमाम मुद्दों के लिए तो आपकी नहीं सुन रहे। ये मुद्दा 9-10 महीने से बहुत ज्यादा चर्चा हो चुकी है और मैं कृषि मंत्री जहाँ भी जाता हूँ तो ये मुद्दा फिर आ जाता है। आप एक चीज पे ध्यान करिए कि 1 तारीख को बहल के अंदर हमने यात्रा निकाली, तिरंगा हजारों किसान ट्रैक्टर में लेके आए, पूरा 40 किलोमीटर का जुलूस निकला। वो आपके पास, आपके मेरे ख्याल में टीवी के पास भी उसके क्लिप होंगे जी। आप ये देखिए कि ये एक कुछ जो हमारी सरकार को पसंद नहीं करते कुछ लोग, या कुछ लाल झंडे वाले हैं, या किसान का नाम लेकर राजनीति करने वाले हैं, ऐसे लोग हैं। लेकिन ये जो लोग समझते हैं कि किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, कम से कृपा करके उनको हमारी वो जो तिरंगा यात्रा के अंदर 4-5 हज़ार ट्रैक्टर में माता की और भारतीय जनता पार्टी की जयकारे लगाते लोग आए और उसके बाद 90 के 90 हलकों के अंदर उन्होंने जो दिखाया कि किसान ये नहीं है कि एक आंदोलनकारियों के साथ है किसान, उन्होंने ये भी दिखाया कि किसान का बड़ा वर्ग जो है वो मोदी के साथ है, भाजपा के साथ है। मैं तो जी मीडिया का धन्यवाद करता हूं कि आपने बिल्कुल तथ्य सबके सामने रखे हैं। और जो आंदोलनकारी है, मैं कहता हूं कि आप राजनीति करना चाहते हैं, आप इलेक्शन लड़ चुके हैं, आप अपनी पार्टी बनाइए, जनता का आशीर्वाद लीजिए। आप पहले भी कई बार जो जनता में गए हैं, जमानतें जब्त कराए हैं, और ये कौन सा तरीका है कि चुनी हुई सरकार, आप टिकैत का नाम ले रहे हैं कि गुरनाम सिंह चिड़ोनी का नाम ले रहे हैं? किसी का नाम आप ले लीजिए, मुझे किसी का नाम नहीं लेना है, लेकिन चुनी हुई सरकार लोकतंत्र के अंदर उसको कानून बनाने का हक लोकतंत्र के मंदिर में है। और जो लोग ये कहें कि जो कानून हमने लोकतंत्र के मंदिर लोकसभा के अंदर कानून बनाया उसको सड़क पे कहेंगे वापस करवा देंगे, तो ये बिल्कुल जो है लोकतंत्र के हित में नहीं है। ज्योति ने जिक्र कर दिया है, एक सवाल और ले लेता हूं। आपने तिरंगा यात्रा का जिक्र किया, खूबी हमने कवर भी की और पूरे हरियाणा से जानकारी तमाम सब भी की, लेकिन मंत्री जी ये भी तो हकीकत है ना कि इसमें किसान आंदोलनकारियों ने साफ तौर पर कह दिया था कि अब भाजपा तिरंगे के साथ आ रही है, किसी विवाद से नहीं पड़ना है, इसलिए इसका विरोध नहीं किया। यह भी तो हकीकत है कि बीजेपी के और जेजेपी के नेताओं को इस प्रदेश में अपने कार्यालयों में जाने में भी पिछले 9 महीने के दौरान जो खबरें आई, आप तक पहुंची, हम तक भी पहुंची, मैसेज कन्वे, मैं नहीं कह रहा कि विषय हो सकता है कि पार्लियामेंट में बना, वो ने बखूबी अपनी बात रख दी। मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूं कि आप लोग समझा क्यों नहीं पाते हैं? हमारा किसान समझा हुआ है। एक कार्यकर्ता, भाजपा के नेता या भाजपा के मंत्री को किसान नहीं रोकता है, उनको रोकते हैं ये लाल झंडे वाले, उनको रोकते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनको रोकते हैं जो मोदी जी को पसंद नहीं करते ऐसे राजनीति करने वाले लोग, और वो चाहते हैं कि हम उनके ऊपर कोई बल प्रयोग करें और चाहते हैं कि उनके ऊपर गोलीबारी हो। किसान के नाम पर इस हरियाणा प्रदेश में कांड हुआ, गोलियां चली, कादमा कांड हुआ, गोलियां चली, आदमियों के ये कंडेला काम हुआ, गोलियां चली। हमारे 9-10 महीने के अंदर हमारे संयम की पूरी परीक्षा ली गई, लेकिन हमने कहीं बल प्रयोग नहीं किया, क्योंकि उनका लक्ष्य ये था कि किसान को आगे करके वो राजनीति करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि किसान के नाम पर राजनीति ना करें, किसान हमारे साथ भी है, किसानों के आशीर्वाद से ही हम आज यहाँ बैठे हैं। आप अपनी राजनीति करना है तो